नमस्कार, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बीमा हमारे जीवन और संपत्ति को अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन जब बीमा क्लेम के भुगतान में देरी हो, दावा खारिज कर दिया जाए या पॉलिसी की शर्तों को लेकर विवाद हो, तो उपभोक्ता के सामने कई कानूनी सवाल खड़े हो जाते हैं। आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीमा कंपनी और उपभोक्ता के अधिकार के विषय पर। और आज के हमारे कानूनी सलाहकार हैं श्री विक्रम सिंह राणा जी। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कानूनी सलाह में। नमस्कार। सबसे पहले हम इस बात से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि बीमा क्या है और कानून के अगर हम बात करें कानूनी रूप से ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या उद्देश्य है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो विषय उठाया है काफ़ी बढ़िया उठाया है। आजकल अगर हम देखें तो हमारा जो देश है वो काफ़ी आपदाओं भरा देश है जी। हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो हर इतनी जनसंख्या है, लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, घर है, मकान है, तो ये लाजमी सी बात है कि कई बार ऐसे मुद्दे आ सकते हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दूँ तो कभी एक्सीडेंट हो जाए, अगर तीसरे पक्ष को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उससे हानि होती है, तो उसमें कानून कहता है कि आपका जो तीसरा पक्ष का बीमा है वो होना बहुत लाजमी है, वो ज़रूरी है, कानूनी रूप से ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर एक और उदाहरण दूँ तो कभी किसी की कोई गाड़ी है, गाड़ी में कुछ अगर उसमें चोट लग जाए, डैमेज हो जाए, तो उसके लिए भी एक बीमा गाड़ी का इंश्योरेंस होता है जिसे हम प्रथम इंश्योरेंस कहते हैं, ओन डैमेज इंश्योरेंस कहते हैं। इसी प्रकार किसी का दुकान है, फायर इंश्योरेंस कराना है, किसी के घर का इंश्योरेंस कराना है, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक बीमा नहीं होगा, किसी भी संपदा का बीमा नहीं होगा, तो ये राष्ट्र उस विकसित भारत के ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कहा है कि बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। अब हम जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं सामान्य रूप से बीमा के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार का बीमा होता है, इसको आप ज़रा बताएं। देखिए पांडित जी, बीमा जो मुख्यतः है वो दो प्रकार के होते हैं जी। एक होता है जीवन बीमा, जो आमतौर पे सब लोग जानते हैं। दूसरा होता है साधारण बीमा। तो जीवन बीमा में जैसा कि आपको पता है कि उसमें जो इंसान का जीवन है उसे बीमित किया जाता है। उसके अलावा जो भी सारे बीमा होते हैं वो साधारण बीमा में आते हैं। तो साधारण बीमा का जैसा मैं आपको उदाहरण दूँ तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यानी कि आपका स्वास्थ्य बीमा हो गया, आपके गाड़ियों के बीमा हो गए, आपका अग्निशमन का बीमा हो गया, आपका दुकानों का बीमा, मरीन इंश्योरेंस, तमाम तरह के बीमा है जो आज के टाइम आप कर सकते हैं। इससे आप भी निश्चिंत रहते हैं। एक व्यक्ति जो बीमित है, बीमा को यह ना समझा जाए कि एक तरीका कोई इन्वेस्टमेंट है। बीमा एक प्रकार का, अगर मैं इससे कानूनी तौर से समझाऊँ तो एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो बीमा करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी जो है वो एक व्यक्ति से, जो बीमा धारक है, उससे एक वादा करती है, उससे एक राशि लेती है जिसे हम अपनी इंश्योरेंस या बीमा की भाषा में प्रीमियम कहते हैं। जी। तो जब ये बीमा धारक से प्रीमियम लिया जाता है बीमाकर्ता की तरफ, तो बीमाकर्ता उसे एक प्रॉमिस करता है कि इस कंसिडरेशन, इस प्रीमियम के एवज में अगर कल को कोई भी ऐसी आपत्ति आती है, कुछ भी दुर्घटना होती है, तो हम उस बीमा के तहत आपको कॉम्पनसेट करेंगे। जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक, जैसा मैं कहूँ, एक कवरेज है जीवन जीने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपने व्यवसाय को बढ़िया तरीके से सजो के रखने के लिए। तो इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग, आप चाहे तो जानवरों का बीमा होता है, दुकानों का बीमा, जैसा मैंने आपको बताया, बड़े बड़े सैटेलाइट का बीमा होता है, बिल्डिंग्स का बीमा होता है, हर तरह का बीमा आज के समय में बिल्कुल। और व्यक्ति को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बीमा किए जाते हैं। बिल्कुल। बीमा पॉलिसी को लेते समय उपभोक्ता किन नियमों और शर्तों का पालन करे या उसे जानना जरूरी है कि वो एक बीमा पॉलिसी को जब लेता है। ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, जो एक आम व्यक्ति है, उसे जब वो बीमा लेता है तो यही मैं एक राय दूंगा कि उसे अच्छे से सारे कागजात को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसे ये जानना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ का बीमा ले रहा हूँ, उसमें क्या कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है, और क्या क्या उस बीमा के संदर्भ में चीज़ें लिखी गई हैं कि जो कवर नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे
तो वो कभी उसे क्लेम्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीमा को अच्छे से पढ़ा जाए। प्रपोज़ल में जब आप लिखते हैं, जब बीमा से पहले एक कागजात होता है, उसे हम प्रपोज़ल कहते हैं। प्रपोज़ल एक तरीके का एक कागजात होता है जिसमें जो बीमा धारक है वह यह लिखता है कि मुझे किस चीज़ का बीमा चाहिए और कब तक बीमा चाहिए। तो साधारणतः जो बीमा होते हैं वो 1 वर्ष के होते हैं। जैसा कि मैं अगर कहूँ तो मोटर व्हीकल के जो बीमा है साधारणतः 1 वर्ष के होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका जो स्वास्थ्य बीमा है वो भी साधारणतः 1 वर्ष का होता है। ऐसे कई प्रकार के बीमा है। फायर इंश्योरेंस है, वो 1 वर्ष का होता है। तो एक बीमा धारक को यह देखना बहुत आवश्यक है कि उन बीमा में हमें एग्जैक्टली क्या बीमा चाहिए, हमें किस चीज़ का बीमा चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और कौन सी चीज़ कवर नहीं होती है जी। इन चीज़ का उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे हम वाहन बीमा की बात करते हैं, बहुत सारे बीमा होते हैं जैसे कि आपने अभी बताया भी है। इसमें अगर हम वाहन बीमा को ले लेते हैं तो ऐसे में वाहन बीमा को कराते समय अगर उपभोक्ता कोई गलत जानकारी को प्रस्तुत करता है या छिपाता है तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं और पॉलिसी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीमा एक तरीके का एक 2 व्यक्तियों के बीच एक ट्रस्ट है। बिल्कुल। दोनों में जब तक वो सामंजस्य नहीं बैठेगा, वो ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो ये बाद में जाके दिक्कत कर सकती है। इसीलिए जब भी प्रपोज़ल फॉर्म भरें तो उसमें सारी चीज़ों को साफ साफ लिखा जाए, कोई भी चीज़ छुपाई ना जाए। अगर मैं स्वास्थ्य बीमा की बात करूं तो कुछ लोग जो हैं वो अज्ञानतावश कुछ चीज़ें छुपा देते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को पहले से कुछ बीमारी हो और वो उसे ना बताए और बाद में उसे क्लेम के समय उसे दिक्कत आ सकती है क्योंकि उसने उस चीज़ को छुपाया। अगर वो उस चीज़ को छुपाता है तो ये कानूनी तरीके से उसके खिलाफ जा सकती है। कोर्ट कचहरी कहीं भी अगर वो जाता है तो ये उस चीज़ के खिलाफ जा सकती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रपोज़ल फॉर्म में आप सारी चीज़ें साफ साफ लिखें और कोई भी चीज़ ना छुपाएं। बिल्कुल। पॉलिसी करने वाली जो कंपनी है उसके उपभोक्ता के प्रति जो कानूनी दायित्व की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या दायित्व होते हैं? जो बीमा है, जो बीमा का क्षेत्र है भारत में जी, इसको एक प्राधिकरण रेगुलेट करता है। उसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतवर्ष में जहाँ भी बीमा है, जो भी कंपनी है, जो भी बीमा पॉलिसी है, उसको रेगुलेट IRDAI करता है। तो IRDAI के कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके तहत इंश्योरेंस कंपनीज को काम करना होता है। और IRDAI हमेशा बीमा धारकों के उनके लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है जो उनके लिए पॉजिटिव होते हैं, सही होते हैं। उनके जो ग्रीवांसेस हैं उन चीज़ को तैयार करने के लिए, ठीक करने के लिए वो हमेशा तैयार किए जाते हैं। तो अगर मैं IRDAI के रेगुलेशंस की बात करूं तो IRDAI कहता है कि जब भी पॉलिसी बनाई जाए तो बीमा जो करता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो साफ साफ सारी जितने भी क्लॉजेज हैं उनको स्पेसिफाई करे, साफ साफ बताए, कोई भी उसमें कन्फ्यूजन ना रखे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर किसी बीमा में ऐसी कोई बात है जो कन्फ्यूजिंग है और बीमा धारक के खिलाफ है तो वो बीमा कर्ता के खिलाफ मानी जाएगी, क्योंकि बीमा कर्ता ही उस बीमा को तैयार कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो बीमा करता है उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि जब भी पॉलिसी बनाए उसमें साफ साफ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस साफ साफ लिखी जाए। जो बीमा धारक है उसे ये बताया जाए कि आपके पॉलिसी में क्या कवर होता है, क्या नहीं कवर होता है, कितना कवर होता है, क्या कटता है, क्या कटौती है, कितना आपने बीमा किया है, उस अमाउंट को उस राशि को भी निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और कितने वर्ष का बीमा है वो बताना बहुत आवश्यक है। और अगर किसी भी कारणवश अगर ये बीमा दावा के समय अगर ये बीमा निरस्त होने की बात आती है तो उन पॉइंट्स को भी बताया जाए कि किस पॉइंट पे ये बीमा निरस्त किया गया है। बिल्कुल। और अगर ये निस्तारण करना है तो कहाँ जाया जाए वो भी साफ साफ लिखना बहुत आवश्यक है। ये IRDAI साफ साफ कहता है। अगर बीमा एजेंट जो है गलत जानकारी देकर या गलत आश्वासन देता है तो उसमें उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, वो कहाँ पर जा सकता है? जी देखिए, अगर कोई एजेंट है जो गलत जानकारी दे रहा है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि वो जो बीमा पॉलिसी है उसमें क्या लिखा है, क्योंकि एजेंट से उसकी कथनी से ज़्यादा उस बीमा जो डॉक्यूमेंट है उस पर भरोसा किया जाए। आप उस बीमा पॉलिसी को अच्छे से पढ़ें, उसमें सारी जो चीज़ें हैं कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, उसको उसी टाइम क्लियर कर लें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है या गलत जानकारी दी है तो आप इसकी कंप्लेंट उस बीमा कंपनी को कर सकते हैं
और उसके साथ साथ आप IRDA को भी कंप्लेंट लिख सकते हैं। जी, बीमा एजेंट की क्या भूमिका रहती है और उसे किस तरह से कार्य करना चाहिए जब वो उपभोक्ता के साथ में डील कर रहा है? ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जो बीमा एजेंट है, बीमा एजेंट का कार्य ये है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। वो बीमा धारकों से मिलता है, उन्हें पॉलिसियों के बारे में बताता है, पॉलिसियों के फ़ायदे नुकसान बताता है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पॉलिसी के हर एक शब्द को बिल्कुल अच्छे से समझाए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रखे और ये भी बताया जाए कि कहाँ इस दावे को पेश किया जा सके। तो एक एजेंट का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। दावे के समय भी आप एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, एजेंट उस ऑफिस को संपर्क कर सकता है, आप डायरेक्ट उस ऑफिस को संपर्क कर सकते हैं। तो एक एजेंट का कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एजेंट जो है वो भी IRDA के रेगुलेशन से ही गवर्न होता है। जी, कोई पॉलिसी जब हम लेते हैं तो उसे रद्द कराने के लिए या वापस कराने के लिए जो उपभोक्ता के पास क्या अधिकार है, विक्रम जी? पांडे जी, देखिए ऐसा है कि IRDA ने काफ़ी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं जो एक बीमा धारक के फ़ायदे के लिए। बिल्कुल, जैसा मैं कहूँ कि तो IRDA और भारत सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है। IRDA एक रेगुलेटरी बॉडी प्राधिकरण है। तो IRDA जो है वो ऐसे नियम विनियम बना चुका है, जिनमें से एक का मैं अगर उदाहरण दूं तो ये वो विनियम ये कहता है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपके पास एक फ्री लुक पीरियड यानी कि एक समय रहता है जिसके दौरान अगर आप उस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, उस कवरेज से खुश नहीं हैं, तो आप उस पीरियड के दौरान ही उसे कैंसिल करा सकते हैं। ये सामान्यतः 30 दिन का रहता है। तो उस 30 दिन के तहत अगर मैं पॉलिसी ले लूँ अगर मैं एक बीमा धारक हूँ और मैं पॉलिसी लूँ, उसकी मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं आती हैं या मुझे कुछ कमी पेशी लगती है या मैं अपना मन बना लूँ कि मैं किसी और से इंश्योरेंस करना चाहता हूँ, तो उस 30 दिन के भीतर मैं उस कंपनी को लिखित में दे सकता हूँ कि मुझे इस पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है और उस 30 दिन के अंदर उस बीमाकर्ता कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पॉलिसी को रद्द करके उसका सारा बीमा की राशि उस व्यक्ति को वापस करे। ये तो हुई फ्री लुक की बात। इसके अलावा भी आपके पास तरीके हैं, जैसे कि आप कभी भी अगर आप उस 30 दिन के ऊपर भी अगर आप कई बाद में चाहें उस पॉलिसी को आप निरस्त करवाना चाहते हैं तो आप लिखित में उस कंपनी को दे सकते हैं। ऐसे चीज़ों में जो बीमा करता होता है, बीमा करता कंपनी होती है, वो उस पीरियड के लिए, उस समय में जितना वो बीमा लैप्स हो चुका है उतना प्रीमियम काट के आपको बाकी के साल का प्रीमियम आपको वापस करेंगी। जी, बीमा क्लेम की अब हम बात करना चाहेंगे। बीमा क्लेम किन परिस्थितियों में मिल सकता है और किन परिस्थितियों में खारिज किया जा सकता है बीमा कंपनी के द्वारा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो बीमा है वो एक संविदा है और एक ट्रस्ट का संविदा है, यानी कि दोनों पक्षों से ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ छुपाई ना जाए, न बीमा धारक के द्वारा और ना ही बीमाकर्ता के द्वारा। इसीलिए जब बीमाकर्ता एक पॉलिसी इशू करता है तो उसमें सारी चीज़ें उसको क्लियर के लिखना बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिसके एवज़ में बीमाकर्ता उस पॉलिसी को निरस्त कर सकता है। जैसा कि मैं आपको अगर उदाहरण दूं, तो अगर हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें या गाड़ियों के इंश्योरेंस की बात करें, तो पॉलिसी में भी ये लिखा जाता है बीमाकर्ता के द्वारा कि अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई जा रही है, या अगर नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाई जा रही है, या अगर वो कोई कमर्शियल गाड़ी है, वाणिज्यिक गाड़ी है, और उसको अगर बिना परमिट के आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे कई कारण हैं जिसमें आपका बीमा रद्द किया जा सकता है, आपका क्लेम रद्द किया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, बीमा नहीं, क्लेम रद्द किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम स्वास्थ्य बीमा की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो उसमें अगर कोई पहले की कोई बीमारी थी आपने नहीं बताया, वो चीज़ उसमें क्लेम के समय दिक्कत कर सकती है। या तो कोई, और उसमें एक क्लॉज एक ये भी रहता है कि एक एक्सक्लूजन क्लॉज हम कहते हैं उस बीमा में, यानी कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगी, तो वो सारी बीमारियां भी उस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। उन चीज़ को समझना भी बहुत आवश्यक है। जी, आपकी दृष्टि में जब कोई बीमा कंपनी क्लेम को खारिज करती है तो क्या उसका कारण उपभोक्ता को बताना आवश्यक है? क्या उसको लिखित रूप में बताना आवश्यक है, मेल के द्वारा वो बताया जाता है? इसकी क्या प्रक्रिया? बिल्कुल, जब भी कोई बीमा कंपनी किसी क्लेम को खारिज करे, किसी दावे को खारिज करे, तो ये उस बीमा कंपनी का दायित्व बनता है कि वो उसे लिखित में
उस खारिज करने का सारा कारण बताए। उसे लिखित में बताना होता है कि आपका क्लेम खारिज अगर हुआ है तो इन कारणों से हुआ है, इस पॉलिसी के इस टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से हुआ है। या तो अगर उस बीमाकर्ता कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेटर लगाया, कुछ सर्वे रिपोर्ट लगाया, तो उस सर्वे रिपोर्ट की वजह से, उस बात की वजह से अगर वो बीमा खारिज होता है तो वो सर्वे रिपोर्ट की उस बात को भी रखना बहुत आवश्यक है, और ये सारी चीज़ें लिखित में होना बहुत ज़रूरी है। क्लेम की राशि अगर बीमा कंपनी के द्वारा पूरी नहीं दी जाती है तो ऐसे में उपभोक्ता के पास क्या अधिकार होते हैं, कहाँ पर वो जा सकता है और क्या कुछ कर सकता है? जी, देखिए पांडे जी, अगर कोई दावा खारिज होता है जी, तो एक बीमा धारक के पास बहुत ही सारे उपाय हैं। वो सबसे पहले, और ये एक क्रमांक में, बीमा धारक को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक क्रमांक है, एक सिलसिला है जिस तरीके से आप अपने दावे को और दावे के निस्तारण के लिए जो कंप्लेंट करना है उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हर एक बीमाकर्ता कंपनी में एक ऑफिसर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। उसका हर एक बीमा कंपनी के वेबसाइट में, ऑनलाइन पोर्टल में उस व्यक्ति का विवरण होता है। वो कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, सब चीज़ उसमें लिखी होती है। सबसे पहले आप उस ऑफिसर को लिखिए, उससे कांटेक्ट करिए। अपना, अगर आपका बीमा का दावा निरस्त हो गया है तो ये कंप्लेन करिए उस ऑफिसर को। उसके बाद अगर उसके बाद भी वो ऑफिसर उसका निस्तारण नहीं कर पाता है तो उसके बाद आप सीधा IRDAI जो प्राधिकरण है उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसकी भी वेबसाइट है, आप वहाँ कंप्लेन डाल सकते हैं, फ़ोन के थ्रू डाल सकते हैं, मेल के थ्रू डाल सकते हैं, आप उन्हें लिखित में दे सकते हैं, उन्हें आप चिट्ठी लिख सकते हैं। और उस प्राधिकरण, यह प्राधिकरण क्या करता है कि यह प्राधिकरण उस कंप्लेन को उस बीमा कंपनी को आगे भेजता है और आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, एक कस्टमर नंबर दिया जाता है। आप उस टोकन नंबर को आप देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि हमारे निस्तारण किस स्टेज पर है। अगर इस IRDAI के इस पोर्टल से भी आपका निस्तारण नहीं होता है तो उसके बाद हमारा एक बीमा लोकपाल होता है। इस देश में 17 बीमा लोकपाल हैं। वो एक राज्य या एक से ज़्यादा राज्य के लिए भी एक लोकपाल हो सकता है। आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, आप उन्हें अपना कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर उस लोकपाल की वजह से भी अगर ये नहीं होता है, अगर निस्तारण नहीं होता है, तो आपके पास कोर्ट है, आपके पास न्यायालय है, आपके पास उपभोक्ता न्यायालय है। और उपभोक्ता न्यायालयों की अगर मैं बात करूं तो सबसे नीचे हमारे पास एक ज़िला उपभोक्ता न्यायालय रहता है। आप उस उपभोक्ता न्यायालय को अपनी कंप्लेंट लिखित में दे सकते हैं। एक जो ज़िला उपभोक्ता न्यायालय होता है उसकी एक अमाउंट का एक उसका जुरिस्डिक्शन होता है। तो 50 लाख तक के जो जितने भी आपके दावे हैं आप ज़िला उपभोक्ता में रख सकते हैं। 50 लाख से 2 करोड़ के मामले आप राज्य उपभोक्ता आयोग में रख सकते हैं। 2 करोड़ से ऊपर के मामले आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भेज सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट की बात हमेशा सामने आती है और बिना इस रिपोर्ट के जो बीमा का क्लेम है वो स्वीकृत नहीं होता है। तो ऐसे में सर्वेयर की रिपोर्ट किस तरह की होती है, क्या इसमें विशेष रूप से बातें आती हैं बीमा पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो? जी, सर्वेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्योंकि सर्वेयर ही वो व्यक्ति है जो उस जगह जाएगा। अगर मैं एक मोटर दुर्घटना की बात करूं और ओन डैमेज की बात करूं तो सर्वेयर जाता है, वो सारे कागजात तैयार करता है, जहां पर ये दुर्घटना हुई वहां जाके वो रिपोर्ट तैयार करता है, फ़ोटोज़ लेता है, उस गाड़ी में कितना डैमेज हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना उसका मुआवजा बनेगा, ये सारी चीज़ें सर्वेयर कैलकुलेट करता है। और सर्वेयर जो है वो IRDAI के तहत ही लगाया जाता है। तो सर्वेयर की जो रिपोर्ट है उसकी महत्वता बहुत बन जाती है। लेकिन कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने कई ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि सर्वेयर की रिपोर्ट को ही हम ब्रह्म सत्य नहीं मान सकते। बिल्कुल, अगर उसमें भी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं जो न्याय की दृष्टि से गलत लगती हैं तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल। बीमा लोकपाल की जैसे अभी आपने बात भी की थी, तो बीमा लोकपाल क्या होता है और इसकी जो भूमिका है जरा विस्तार में हमें बताएं, हमारे दर्शक भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जी। तो बीमा लोकपाल एक ऐसी संस्था है, इसे आप कोर्ट ना मानिए। जी, बीमा जो लोकपाल है ये कोर्ट से अलग है। जी। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक श्रृंखला है। आपको पहले ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, उसके बाद IRDAI प्राधिकरण जो है बीमा प्राधिकरण, वहाँ कंप्लेंट करनी है, उसके बाद आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं।
बीमा लोकपाल, जैसा कि मैंने बताया, इस देश में 17 जगह बीमा लोकपाल हैं। आप उनसे अपनी लिखित में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। बीमा लोकपाल की सबसे पहली जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे तो सबसे पहले वो मध्यस्थता करवाता है। वो मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। अगर मध्यस्थता नाकामयाब रहती है तब उसे 30 दिन के अंदर एक ऑर्डर सुनाना पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में जजमेंट भी मान सकते हैं। और ये जैसे ही वो 30 दिन के बाद वो ऑर्डर आता है और ये इंश्योरेंस बीमा धारक को ये अगर ऑर्डर जाता है तो उस बीमा धारक का फ़र्ज़ बनता है कि उसे 15 दिन में उस ऑर्डर को लागू किया जाए। क्लेम कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कैशलेस क्लेम है या और भी जो क्लेम है, ये भी आप ज़रा हमारे दर्शकों के साथ इस पर चर्चा को इसमें शामिल करें। अगर हम कैशलेस क्लेम की बात करें तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, एक तो मोटर ओडी क्लेम का, बिल्कुल, और एक स्वास्थ्य बीमा का। जी। तो मोटर ओडी क्लेम की बात करें तो हमारे जो बीमा करता कंपनियां हैं, उनके कुछ जो गराजेस होते हैं उनके साथ संपर्क होते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है। उन गराजेस के साथ कैशलेस सुविधा आराम से आपको प्राप्त हो जाती है। कैशलेस का मतलब ये है, जो मैं आम जनता के लिए बताना चाहूँगा, कैशलेस का मतलब ये हुआ कि बीमा धारक को अपनी जेब से कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर एक ऐसे गराज में जाता है जो उस बीमा कंपनी के साथ एक उसका अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है, तो सारा पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी, वो बीमा करता उस जो गराज है उसको सीधा देगा। आपकी जेब से जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गराजेस होते हैं जो उस बीमा धारक कंपनी के साथ एग्रीमेंट में नहीं होते। बिल्कुल, ऐसे मौक़ों पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको पहले अपनी जेब से वो राशि देने की आवश्यकता रहती है, फिर उसके बाद आप उसे रिएम्बर्समेंट करा सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप उसे रिएम्बर्समेंट करा सकते हैं उस बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा। उसी तर्ज पे मैं कहूँ, अगर मैं स्वास्थ्य बीमा की बात करूँ तो स्वास्थ्य बीमा में भी सेम यही प्रोसीजर लागू होता है। कई ऐसे अस्पताल होते हैं जो उस बीमा धारक कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग में, एग्रीमेंट में होते हैं। उनका एक पैकेज होता है, उस पैकेज के तहत वो इलाज चलता है। और अगर वो उस बीमा धारक कंपनी के साथ एग्रीमेंट में है तो आपको अपने जेब से कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा का सीधा कैशलेस जो पेमेंट है वो बीमा करता उस बीमा धारक के लिए उस अस्पताल में दे सकता है। और उसी तर्ज पे मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर वहाँ वो एग्रीमेंट नहीं है उस अस्पताल में तो आपको अपनी जेब से वो राशि देनी पड़ेगी। लेकिन फिर से वही कहूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो राशि आप बाद में उसी बीमा करता कंपनी से ले सकते हैं। बीमा क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है? एक व्यक्ति का अगर बीमा है तो क्या हम दूसरे व्यक्ति को उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और किन परिस्थितियों में ये हो सकती है ये प्रक्रिया? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल लिया जी। देखिए, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य बीमा की, जी, तो स्वास्थ्य बीमा में तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वास्थ्य बीमा, अगर मैं एक बीमा धारक हूं तो मैंने अपने लिए लिया है, अपनी बीमारी के लिए। लेकिन अगर मैं मोटर तृतीय पक्ष बीमा की बात करूं तो वो ट्रांसफरेबल अपने आप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं एक मोटरसाइकिल लेता हूं और मैं पांडे जी को देता हूं उन्हें एवज में, और मुझसे वो अगर वो 2 व्हीलर खरीद लेते हैं, वो मोटर बाइक खरीद लेते हैं, तो जो उसका तृतीय पक्ष का जो बीमा है वो अपने आप पांडे जी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी। वो गाड़ी अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो उतना ही काफ़ी है। भले ही मैं पांडे जी का नाम उसमें ना रखूं, फिर भी अगर वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है पांडे जी के नाम पे, यानी कि जो पंजीकरण है वो पांडे जी के नाम पे हो चुका है, तो तृतीय पक्ष बीमा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। विक्रम जी, आपने बहुत ही सुंदर रोचक तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया, और इस सटीक जानकारी से उन्हें काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से ये होता है। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, अगर हमने वाहन बीमा का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण लेके आपने बताया है, तो ऐसे में अगर गाड़ी बेच दी जाती है, उसकी आरसी जो है जिस पक्ष को हमने बेच दिया उसके नाम पर जारी हो गई है, तो ऐसे में जो इंश्योरेंस है वो अगर जो गाड़ी को देता है उस पक्ष के पास है, तो उसको क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने की ज़रूरत है या अपने आप स्वतः हो जाती है? देखिए, मैं इसमें आपको 2 पहलू बताऊंगा। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको तृतीय पक्ष बीमा के बारे में बताया, इसमें एक और चीज़ है जो ओन डैमेज है, जो मैंने आपको बताया, प्रथम पक्षीय जो बीमा कहते हैं। तो प्रथम पक्षीय बीमा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, सिर्फ तृतीय पक्ष बीमा ट्रांसफ़र होगी। यानी कि अगर मैं आपको बाइक, अगर हम उसी उदाहरण को वापस लें, बिल्कुल, अगर मैं आपको वो मोटरसाइकिल आपको बेचता हूँ और अगर आपका नाम उस पॉलिसी में नहीं है,
तो अगर आपकी गाड़ी कहीं डैमेज हो जाती है तो आपकी गाड़ी के डैमेज को के लिए आपको मुआवजा नहीं मिलेगा जी, जब तक कि आपका नाम उस पॉलिसी में ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी तृतीय पक्ष को कोई नुकसान पहुंचता है तब तृतीय जो पक्ष बीमा है वो अपने आप ट्रांसफ़र होता है, वो अपने आप उस मुआवजे को देने के लिए काफ़ी है। जी, क्या बीमा से जुड़े जो विवाद होते हैं उसमें उपभोक्ता आयोग की क्या भूमिका रहती है और किन परिस्थितियों में एक उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता आयोग में अर्जी लगा सकता है? देखिए, उपभोक्ता आयोग जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस देश में ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण है, उपभोक्ता प्राधिकरण है, उपभोक्ता फोरम है। वहाँ आपको सबसे अच्छी सुंदर बात यह है कि एक आम आदमी को वहाँ भागा दौड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आप एक वकील लगाइए, अगर आप वकील नहीं भी लगा सकता एक आम आदमी, क्योंकि आपको जैसा पता है कि आज के ज़माने में वकीलों की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको कानून यह भी, उपभोक्ता कानून यह भी आपको आज़ादी देता है कि आप स्वयं जाके न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। जी, आप स्वयं जाके उस न्यायालय में, उस उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं, अपनी बात स्वयं रख सकते हैं। उपभोक्ता कोई भी पॉलिसी लेता है, आपका एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसीज़ को आप देखते हैं और उनको लोगों को भी बताते हैं, तो ऐसे में आपके जो सुझाव हैं वो क्या रहेंगे कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिसी को अगर लेता है? देखिए पंडित जी, मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई पॉलिसी ले तो किसी के कहने पे आंखें बंद करके ना ले, उस पॉलिसी को अच्छे से पढ़े, उसकी बारीकियाँ समझे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े, क्योंकि आप कई बार टीवी में ज़रूर देखते होंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। बिल्कुल, पहले तो बहुत कुछ बताया जाता है और आखिरी में फटाफट छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन ही है जो असली खेल करते हैं। जी बिल्कुल, आपके दावा निस्तारण के वक्त। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक व्यक्ति पॉलिसी लेने के वक्त सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े। सबसे पहले उससे दिमाग में ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सा बीमा लेना चाहता हूँ। क्या मैं अपने स्वयं के लिए बीमा ले रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए ले रहा हूँ, अपनी गाड़ी के लिए ले रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी के लिए ले रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, अपने जानवरों के लिए ले रहा हूँ, अपने लैपटॉप के लिए ले रहा हूँ, या किसी भी और वस्तु के लिए ले रहा हूँ। तो सबसे पहले उसे उस चीज़ को निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, उसे ये देखना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज है, मेरी किस प्रॉपर्टी को कितना कवरेज मिल रहा है, कब तक मिल रहा है, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है कि 5 वर्ष का है, कितनी अवधि का है, कितने मुआवजे के लिए है, उसमें कितना मैं अमाउंट रखना चाहता हूँ, उसके लिए कितना प्रीमियम मुझे देना होगा, कितना शुल्क मुझे देना होगा, और जब अगर ये मुझे इस दावे के लिए अप्लाई करना है तो मुझे कहाँ अप्लाई करना है। उस पॉलिसी में भी आप देखिए, उस पॉलिसी में लिखा रहता है कि अगर आपको दावा है, दावा निस्तारण के लिए आप इधर संपर्क करिए, इस एड्रेस पे संपर्क करिए, यहाँ कांटेक्ट करिए। तो उस व्यक्ति को ये भी देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य बीमा की, तो स्वास्थ्य बीमा में कई बार ऐसा होता है कि एक बीमा धारक जो है वो बेचारा एक स्वास्थ्य बीमा लेता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसमें क्या क्या कवर है। बिल्कुल विक्रम जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बातों को एक्सप्लेन किया, हमारे सामने रखा, और आंख बंद कर हस्ताक्षर न करें, पूर्ण रूप से उसे पढ़ लें और तब हस्ताक्षर करें, तभी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और जो आपको मिलने वाला है, जो आपकी चीज़ें हैं, शर्तें हैं, वो पूर्ण रूप से लागू होंगी। आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बहुत ही सुंदर और रोचक चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। धन्यवाद पंडित जी। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। बीमा पॉलिसी केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि संकट के समय आर्थिक सुरक्षा का भरोसा है। इसलिए पॉलिसी की शर्तों को समझना, आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखना और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।